अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे चाइनीज़ J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक नई तस्वीर को लेकर, और दूसरा बात करेंगे कि टर्किश सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान के जो ओल्डर F-17 थंडर्स हैं उनमें मुराद ईसा रेडार लग सकता है, जो कि तुर्की के F-16 में इस्तेमाल होता है, ओज़गुर अपग्रेडेड F-16 में। तो इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। पहला बात करें तो चाइनीज़ J-31 एयरक्राफ्ट की एक नई तस्वीर मंजर यहाँ पर आई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि J-35 और J-31 में क्या क्या डिफरेंस होंगे, और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान को J-31 मिलेंगे ये वो एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो इस बारे में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या वो बेसिक डिफरेंस है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो नेवल J-35 होगा और जो एयरफोर्स का J-31 होगा इसमें डिफरेंस है। पहला तो आप इसके फ्रंटल लैंडिंग गियर को देखें, ये सिंगल व्हील पर मुश्तमिल है जो कि एयरफोर्स का वर्जन है, जबकि जो नेवल वर्जन होता है इसमें आपको ट्विन व्हील लैंडिंग गियर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने एक कंट्रोल क्रैश लैंडिंग करनी होती है, जमीन से जोर से टकराना होता है एयरक्राफ्ट कैरियर पर, तो इस वजह से उस पर दो व्हील्स लगाए जाते हैं, जबकि एयरफोर्स वाले वर्जन में सिंगल व्हील है। उसके साथ साथ यहाँ J-31 एयरक्राफ्ट पर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी देखा जा सकता है, जो कि इस पर बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई इसमें न्यू अपग्रेडेशन है, हालांकि ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इस पर ईटोस सिस्टम मौजूद था, उसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ये ईटोस सिस्टम पहले की निस्बत डिफरेंट नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि चाइना ने कोई न्यू या नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इस J-31 एयरक्राफ्ट पर लगाया है, और यही J-31 पर जो नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है ये पाकिस्तान को भी डिलीवर किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है ये समझ लिया कि नेक्स्ट जनरेशन IRST और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम के तौर पर काम करता है। ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर इंफ्रारेड विजुअल आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने टारगेट्स को देख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये जो 5th जनरेशन जहाज है ये F-17 या F-16 की तरह पोर्ट्स कैरी क्यों नहीं कर सकते। वो इस वजह से क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अगर ये अपने परों के नीचे या अपनी बैली के नीचे पोर्ट कैरी करेंगे तो इनकी स्टेल्थ खराब हो जाएगी, इनका RCS ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रडार पर जल्दी नजर आना शुरू हो जाएंगे। और यही वो बेसिक वजह है कि ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। J-20 पर भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको ये F-22 और F-35 पर भी देखने को मिलेगा, जो कि अमेरिकन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इस चीज पर आ जाएं कि क्या ये पाकिस्तानी J-31 एयरक्राफ्ट है, दोस्तों इस बारे में कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये तस्वीर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, दूसरा ये इसका एक न्यू प्रोटोटाइप हो सकता है, या हो सकता है ये ऑपरेशनल यूनिट की एक तस्वीर हो जो कि अपने फ्लाइट टेस्टिंग में से गुजर रहा है, क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ चाइनीज सोशल मीडिया हैंडल्स ये क्लेम करते हैं कि इस वक्त J-31 अपने आखिरी टेस्टिंग फेजेज में और बहुत जल्द इसे इंडक्ट किया जाएगा, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान एयरफोर्स को भी बहुत जल्द डिलीवर किया जाएगा। हो सकता है 2026 तक डिलीवर कर दिया जाए। तो उस सेंस में कई लोगों का ये भी ख्याल है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा J-31 ये वो यूनिट हो सकता है, लेकिन अलबत्ता इसके चांसेस बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों, हम टर्किश सोर्सेज की बात कर लें, जो क्लेम कर रहे हैं कि F-17 थंडर ब्लॉक 3 में टर्किश टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। इस पर हमने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां हमने ये बात की थी कि जो अजरबैजान को F-17 थंडर ब्लॉक 3 दिए जाएंगे उनमें टर्किश मिसाइल सिस्टम्स भी इस्तेमाल होते होंगे, यानी कि वो बोजदुगान और गोक्तुगान 2, या जिसे पाकिस्तान में फाज 2 कहा जाएगा, इन BBR मिसाइल को कैरी कर सकता होगा, जबकि बोजदुगान एक शॉर्ट रेंज IIR मिसाइल है। लेकिन अब कुछ नए टर्किश ऑप्शंस के मुताबिक जो पाकिस्तान ने अपने पुराने F-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की अपग्रेडेशन करनी है और उन्हें 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाना है, उसके बारे में पाकिस्तान ने टर्की सिस्टम्स को कंसीडर किया है, जिसमें इन पुराने F-17 थंडर्स में ओज़गुर F-16 का मुराद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ इनमें टुलगर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइड सिस्टम लगाया जा सकता है, जो कि कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और F-16 के ओज़गुर यूनिट्स यूज करते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी इन पुराने F-17 में ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत आम चीज़ है, मैं यहाँ मिसाल आपको देना चाहूँगा इंडियन Su-30 MKI की, जिसमें रेडार किसी मुल्क का लगाया गया, जिसके इंजन रशियन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इजरायली है, उसके अलावा मिशन कंप्यूटर सिस्टम में मिक्सचर है इजरायली सिस्टम्स का और इंडियन सिस्टम का, तो वो एक मिक्सचर सा बन गया, जिसकी वजह से उसकी इंटीग्रेशन में मसले आते हैं, और ये चीज़ खुद इंडियन साइड पर भी मानी जाती है कि Su-30 की प्रॉपर जो इंटीग्रेशन होती है बैटलफील्ड में उसमें मसला होता है। वो इस वजह से क्योंकि बहुत से मुल्कों के सिस्टम्स को एक ही चीज़ में मिक्स कर दिया गया। अगर सेम यही चीज़ F-17 थंडर में की जाएगी कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी सिस्टम से पहले ही ऑन बोर्ड है, अगर उसमें एक हाथ से ज़्यादा टर्की सिस्टम्स भी ऐड कर दिए जाएंगे तो उससे ये मसला क्रिएट हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ एक और चीज़ भी है, जो मुराद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, ये F-16 के लिए बनाया गया है। तो F-16 की जो नोज कोन है वो F-17 से ज़्यादा बड़ी है, तो F-17 थंडर में इतना बड़ा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी डायमेंशन डिफरेंट है। और अगर तुर्की F-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के लिए कोई नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार बनाता है, यानी कि मुराद का ही एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट,
तो इससे भी एक हद तक ये चीज़ थोड़ी सी वीयर्ड हो जाएगी कि ब्लॉक 3 चाइनीज़ KLJ-7 AESA रेडार को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 होंगे इनमें टर्किश AESA रेडार आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ फ्यूचर में चूंकि चाइनीज़ WS-13E इंजन यूज़ होगा तो चाइनीज़ रेडार के साथ चाइनीज़ इंजन की सिंक्रोनाइजेशन ज़्यादा बेहतर होगी, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। जबकि अगर आप टर्किश रेडार को चाइनीज़ इंजन के साथ मिला देंगे तो उससे इंटरऑपरेबिलिटी का मसला क्रिएट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मिसाइल्स की बात है और एसएल पोर्ट की बात है, ये चूंकि एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं तो इनका इन चीज़ों पर ऐसा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो एयरक्राफ्ट के की कंपोनेंट्स हैं अगर आप उनमें चेंजेस लेकर आते हैं इस तरह की, तो उससे इंटरऑपरेबिलिटी का मसला क्रिएट हो सकता है। लेकिन कुछ मामलात में इस तरह के मसले क्रिएट नहीं होते, बल्कि एयरक्राफ्ट की जो पोटेंशियल और उसकी ताकत है उसमें मजीद इजाफा होता है। लेकिन दोस्तों हमारा अभी तक ज़ाती ख्याल यही है कि पाकिस्तान किसी चाइनीज़ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरियर रेडार या हो सकता है KLJ-7 को ही ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में ही लेकर आए, जिसके बाद इनकी बाकायदा अपग्रेडेशन होगी और इन्हें बाकायदा 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में चेंज किया जाएगा। तो आपका इस पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है, अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।